नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा स्पेशल जीके जीएस का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पर डेली के बेसिस पर हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उसको आज के क्लास में कवर करने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? ये आपको बताना है कि अग्नि वॉरियर जो है ये आपका एक्सरसाइज जो है आपका कौन से देशों के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये हम लोग का हो जाएगा आपका भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है ये भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग का जो डिटेल है। इसका डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और सिंगापुर की सेना के बीच ये आपका द्विपक्षीय अभ्यास है अग्नि वॉरियर, जो कि 12वां संस्करण। ये कब हुआ? ये 2022 को शुरू हुआ था, ये देख सकते हैं। और ये 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो इस प्रकार से हम लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा जा रहा है कि ऑफ साइड ट्रैप शब्दवाली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये आपको कौन सा खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑफ साइड ट्रैप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित ये शब्दवाली है। तो आइए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये हमारा क्या है? विश्व के पहले फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? तो ये विश्व का सबसे फुटबॉल क्लब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था आपका 1857 को। कहाँ? ये इंग्लैंड में हुआ था। और भारत के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब क्या है? आपका डलहौजी क्लब है भारत का पहला फुटबॉल क्लब। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और फुटबॉल के शीर्ष यहाँ पर संस्थान यहाँ पर क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, यानी कि जिसका नाम क्या है? फीफा है। जिसका गठन कब हुआ था साथियों? इसका गठन हुआ था हमारा 21 मई 1904 को आपका फीफा का गठन हुआ। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर फीफा का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा। तो फीफा का मुख्यालय हो जाएगा आपका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में से फुटबॉल प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया। कब? ये 1908 में हमारा जो फुटबॉल है इसको किस में? आपका ओलंपिक में शामिल किया गया है 1908 में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का क्या है? भारत ने वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। ये भी आपको ध्यान रखना। कब? ये लंदन ओलंपिक का कब? 1948 को। और पहला विश्व कप जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में भारतीय फुटबॉल संघ यानी कि आईफा राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर खेल से संबंधित जो शब्दवालियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे बैडमिंटन में कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपका हिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है, नेट लव का भी आपका बैडमिंटन से, ये भी डबल फॉल्ट ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। सैम ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और क्या है? ये सर्विस कोर्ट ये आपका इम्पोर्टेंट है। और बैक हैंड ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने अभी टिक कराया ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब टेनिस पर चलते हैं साथियों। टेनिस में हमारा क्या है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सर्विस का भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ड्यूस भी इम्पोर्टेंट है, और क्या है? ड्रैप शॉट भी इम्पोर्टेंट है। उसके आगे यहाँ पर बेस लाइन ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है शब्द। और टेबल टेनिस पर बात करते हैं साथियों। टेबल टेनिस में क्या हो जाएगा हमारा? तो टेबल टेनिस में हमारा हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉली हो जाएगा, फिर इम्पोर्टेंट बैक हैंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ पर टॉम हॉक सर्विस ये भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा जा रहा है कि राज्य मंत्री, क्या बोला जा रहा है कि राज्य मंत्री में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो राज्य मंत्रियों में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो राज्य में हम लोग का हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में राज्य मंत्रियों का जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। चलिए और एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य मंत्री परिषद में आपका नियुक्ति की जाती है आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। और भारत का राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। किसको किसको यहाँ पर देख सकते हैं भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड है, ये इसे ध्यान रखना है। और मुख्य न्यायाधीश को भी, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश और अन्य न्यायाधीश, देश के राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो उसके साथ सलाहकार होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन क्या करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी आपको टोटल जो फैक्ट यहाँ पर मैंने बताया इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अब बढ़ते हैं हम लोग राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री है उसका नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल यानी कि राज्य का और मुख्य प्रशासनिक सचिव का भी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग के यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नियुक्ति के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसका नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, और उसके बाद मंत्रियों का अधिनियुक्ति भारत के किसके सलाह पर, इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यपाल को सलाह प्रदान करते हैं कौन, ये मुख्यमंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद गया था। अच्छा, प्लासी के युद्ध आपके बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था, ये आपको बताना है। प्लासी के युद्ध के बाद आपको बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध के बाद हमारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो ये मीर जाफर को बनाया गया बंगाल का नवाब। किसके युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध के। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्लासी का युद्ध के बाद यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हमारा हुआ था 1757 में हुआ था। और यहाँ पर आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के दौरान का मुगल बादशाह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्लासी के युद्ध किसका भी युद्ध सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल के नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध तब हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधियों द्वारा विशेषाधिकारियों का नियंत्रण उपयोग पसंद नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मीर कासिम थे, मीर कासिम के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा। चलिए अब ब्रिटिश इंडिया की मदद से क्या मीर जाफर को उत्तराधिकारी बना दिया गया, जिससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लासी के लड़ाई के जीतने में अंग्रेज का मदद करने के वजह से ये जो मीर जाफर है इसको राज्य सौंपा गया, यानी कि वहाँ का मंत्री बनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला हमारा है कि ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन खात्मा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑपरेशन खात्मा हो जाएगा हमारा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर, एक या दो दोनों होगा, देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोनों, यानी कि आर संजू और क्या है आपका, संजू और अश्विन भटनागर के द्वारा ऑपरेशन खात्मा नामक जो है एक पुस्तक को विमोचन किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाता है, आर गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा। आइए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया है यहाँ पर, जो पुस्तक और उनके लेखक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, कि अशोक बल के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं गजपति किंग विदा। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बंदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आइए देख लेते हैं हम लोग का। और एक ऑप्शन क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोर हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है। मतलब जो मवेशी है उसका निकटतम जंगली प्रजाति है, तो इसका कौन हो जाएगा, ये गोर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि मवेशियों के समान आपका जंगली प्रजाति है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये इसका जो है कर्नाटक के नागरहोल और बंदीपुर से में ये पाई जाती है, ये गोर नामक जो जानवर है ये। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, हाँ आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, जो हम लोग का नेशनल पार्क से अक्सर आपका एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे जिम कारपेट कहाँ है, तो जिम कारपेट आपका उत्तराखंड में है। यहाँ पर कब सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा तो भी हम लोग का जिम कारपेट उत्तराखंड हो जाएगा। कब, ये 1936 को जो है इसका स्थापना हुआ था जिम कारपेट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कंचीरंगा कहाँ है, कंचीरंगा असम में है। कब, 1974 को। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस आपका क्वेश्चन है, ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। और डिब्रू साइखोवा कहाँ है, असम में है। नामेरी ओरंग असम में है। क्या उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, रायमोना भी असम में है। और सरिस्का कहाँ है, सरिस्का राजस्थान में है, ये देख सकते हैं। भारतपुर कहाँ है, भारतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है। फूलों की घाटी चमेली उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। कन्हा किसली कहाँ है, कन्हा मध्य प्रदेश में है। आइए आगे देख लेते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका रणथंभौर राजस्थान में है और नागरहोल कर्नाटक में है। कालेसर कहाँ है, तो कालेसर हो जाएगा आपका हरियाणा से संबंधित ये नेशनल पार्क है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि विलियम जोन्स कप कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको बताना। तो विलियम जोन्स कप जो है ये कौन सा खेल से संबंधित है साथियों, आइए देख लेते हैं। ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। आपका विलियम जोन्स जो कप है ये बास्केटबॉल से संबंधित आपका ये कप है। आइए कुछ हमारा जो इम्पोर्टेंट खेल है उससे संबंधित हमारा ये है पुरस्कार से संबंधित कुछ कप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे याट रलिंग, ये अमेरिकन क्या है, अमेरिकन कप से। फुटबॉल भारत पाकिस्तान श्रीलंका के बीच आपका कोलंबो जो कप है ये भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ये जो कप है ये हम लोग का ये कप खेला जाता है। टेनिस, ये टेनिस से संबंधित डेविस कप टेनिस से। और टेनिस से हम लोग का जैसे महिला में बिली जीन किंग। फुटबॉल सोकर ये आपका जूल्स रिमेट ट्रॉफी। गोल्फ में पुरुष में राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। बैडमिंटन में सुदीरमन कप ये इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन से संबंधित है। और टेबल टेनिस में क्या है, टेबल टेनिस में आपका स्वेतलिंग कप जो है ये टेबल टेनिस में संबंधित है। और एशियाई बैडमिंटन में ये
क्या है, अब्दुल रहमान कप जो है ये आपका एशियाई बैडमिंटन से संबंधित ये खेल है। आइए आगे हमारा क्या है, आगे भी हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे उबेर कप किससे संबंधित है, तो उबेर महिला कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और बास्केटबॉल है ये विलियम जोन्स कप जो है ये हम लोग का पूछा गया है कि बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा पुरस्कार है, तो ये विलियम जोन्स कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, पोलो में एजरा कप पोलो से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स सम्मान जो है भारत का, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत का। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जैसे दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। और हॉकी में यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु नानक देव गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये आपका किससे, ये हॉकी से संबंधित है। और फुटबॉल से आपका रोवर्स का फुटबॉल। और नौका दौड़ में हो जाएगा नेहरू कप नौका दौड़, फुटबॉल में रोवर्स कप। हॉकी में यहाँ पर देख सकते हैं कि रंगास्वामी आपका हॉकी से संबंधित ये पुरस्कार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो भारत 2020 जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है साथियों, ये हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा भारत 2020 नामक जो पुस्तक है ये लिखा गया है। तो इसे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में अक्सर आपको डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2020 भारत दुनिया का प्रथम 5 आर्थिक शक्तियाँ में से कैसे शामिल हो सकता है, इससे संबंधित एक विजन प्रस्तुत करने के लिए इस पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और करीबी सहयोगी यहाँ पर जो है उसके द्वारा भारत और ताकत की कमजोरी की समीक्षा की है। आइए आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक यहाँ पर। जैसे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2020 विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का, और इग्नाइटेड माइंड्स भी अब्दुल कलाम का, और टर्निंग पॉइंट भी आपका अब्दुल कलाम, टर्निंग पॉइंट, टारगेट 3 बिलियन, ये भी आपका अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया हमारा पुस्तक है। और प्रणब मुखर्जी का कौन कौन सा पुस्तक है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, क्या है, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, द कोइलेशन आपका किसका, ये प्रणब मुखर्जी, ये द कोइलेशन ईयर्स। उसके बाद द टर्बुलेंस ईयर, बिलियर्ड्स सर्वाई। और प्रसून जोशी का यहाँ पर देख सकते हैं कि सनशाइन, प्रसून जोशी का, थिंकिंग अलाउट, धूप के सिक्के, ये प्रसून जोशी का। और रामनाथ कोविंद का यहाँ पर देख सकते हैं द रिपब्लिक एथिक, ये क्या है, द रिपब्लिक एथिक जो है 2018 में रिलीज हुआ आपका रामनाथ कोविंद जी का ये पुस्तक द रिपब्लिक एथिक। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो सियाचिन हिमनद जो है आपका कहाँ स्थित है साथियों, ये देख लेते हैं इसका। तो इसका हम लोग का लग सकता है कि गिलगिट के उत्तर में, ये देख लेते हैं सियाचिन हिमनद जो है आपका कहाँ है। तो सियाचिन हिमनद हमारा है नुब्रा घाटी में स्थित है। कहाँ, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन, क्या आपका सियाचिन। ये इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक बार कि सियाचिन, हाँ सियाचिन हिमनद जो है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद। इसलिए सही उत्तर आपका नुब्रा घाटी का उत्तर हो जाएगा आपका कहाँ, ये नुब्रा घाटी का उत्तर सियाचिन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नुब्रा वैली, सियाचिन हिमनद जो है। अक्साई ये चाइना है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। किसको, ये नुब्रा घाटी को किसका, ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है नुब्रा घाटी को। और उत्तर पश्चिम के और काराकोरम दर्रा घाटी को चीन के जिनजियांग से जोड़ता है काराकोरम। और श्योक नदी, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्योक नदी सिंधु नदी प्रणाली के एक हिस्सा है। कौन, ये श्योक नदी सिंधु नदी प्रणाली का यह हिस्सा है, एक
हिस्सा की एक सहायक नदी और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी। ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नुब्रा यहाँ पर है, नुब्रा ये है, श्योक यहाँ है, इंडिया इन जो सिंधु नदी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर अलग अलग यहाँ से सिंधु घाटी, सिंधु नदी यहाँ से होकर बहती है। तो इस प्रकार से जो है इसको आपको ध्यान रखना है ये डायग्राम। आगे चलते हैं साथियों, आगे हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर पर यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम में सबसे लंबे ग्लेशियर है। कौन? ये सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम में सबसे लंबे ग्लेशियर है और दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में से दूसरा सबसे लंबा है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो काराकोरम के बड़े पैमाने पर हिमछंद हिस्से में भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कभी कभी तीसरा ध्रुव कहा जाता है। किसको? ये काराकोरम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो कौन सा अधिवेशन? तो वंदे मातरम हमारा हो जाएगा आपका 1896 में गाया गया था। कौन सा वंदे मातरम पहली बार? कलकत्ता अधिवेशन में। ये इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में आपका 1886 में यह गाया, 1896 में यह गाया गया था यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय रहीमदुल्ला सयानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार वंदे मातरम को 1896 में रहीमदुल्ला सयानी के अध्यक्षता में कलकत्ता में ये गाया गया था। और जैसे कि आपको पता है कि आईएनसी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये होम यानी कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये होम को जाना जाता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आइए देख लेते हैं जैसे कि 1885 में किसका स्थापना हुआ था? तो 1885 में आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ पर? तो ये आपका बम्बई में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे आपका उस समय अध्यक्ष। और यहाँ पर टोटल कितने प्रतिनिधि थे? तो टोटल आपका 72 प्रतिनिधि थे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिया है इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 7 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में 7 में हुआ था। रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे। और उस समय क्या हुआ था? नरम दल यानी कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907, रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में फिर से हम लोग का कांग्रेस के साथ आपका मुस्लिम लीग का क्या हो गया? आपका विलय हो गया यानी कि मर्ज हो गया। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन मजमूदार आपका की अध्यक्षता में। आइए अब आगे हम लोग का 1917 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। तो ये आपका जो स्लाइड है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये आपका अक्सर पूछ लिया जाता है। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो है जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या था? आइए अब आगे चलते हैं साथियों। आगे कुछ हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण से होता है? ये आपको बताना है। तो मलेरिया और कालाजार जो है ये हम लोग का प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया और कालाजार। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मलेरिया और कालाजार जो है प्रोटोजोआ के कारण ये फैलता है। और प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव है ये प्रोटोजोआ। मलेरिया के बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि मलेरिया के कारण प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ होता है। और मलेरिया रोग संक्रमित जो है मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से ये मलेरिया रोग जो है काटने से ये फैलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि लाल रक्त कोशिकाओं को कम करता है और इसीलिए रक्त की कमी होती है। किसके वजह से? मलेरिया की वजह से। अब कालाजार यहाँ पर देख सकते हैं कि कालाजार यह एक प्रोटोजोआ लिस्मियनिया डोनोवानी कालाजार रोग का एक संक्रामक क्या है? सैंड फ्लाई के काटने से ये फैलता है कालाजार।
और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर विषाणु के द्वारा होने वाला रोग यहाँ पर क्या क्या है, तो विषाणु के द्वारा आपका इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू बुखार, चेचक, चिकन पॉक्स, मॉम्स, ये जो है विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाला आपका बीमारी है। और यहाँ पर जीवाणु के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा आपका प्लेग फैलता है, हैजा फैलता है, डिप्थीरिया फैलता है, सिफिलिस फैलता है, टिटनेस फैलता है और आपका टाइफाइड फैलता है। ये किसके द्वारा, आपका जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टिटनेस, टाइफाइड। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग का कवक के द्वारा फैलने वाला रोग यहाँ पर देख सकते हैं। कवक के द्वारा आपका दाद, स्कैबिज, एथलीट फूड, केडीडियासिस, ये आपका कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है, ये आपको बताना है कि भारत में टोटल आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 26। आइए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आपका 26 सही उत्तर हो जाएगा। भारत में टोटल संयुक्त राष्ट्र के क्या है, सरकारी संगठन है। आइए अब देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक एकांत सरकारी संगठन है जिसका मिशन दुनिया को सुरक्षित रखना है। क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार का घनिष्ठ सहयोग एक लंबे इतिहास रहा है और भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब 26 संगठन शामिल है। कितने संगठन शामिल है साथियों, ये आपका 26 टोटल संगठन जो है यूएन में अब तक शामिल है, जिन्हें भारत में सेवा देने का सम्मान प्राप्त है। ये सेवा देने में सम्मान प्राप्त है। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 1945 को भारत और 50 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर क्या क्या था, हस्ताक्षर किया था। भारत के साथ साथ अन्य 50 देश, कब, 1945 से ही। अब आगे चलते हैं। अगला हम लोग का क्या पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान है, जिसमें अब तक संयुक्त राष्ट्र में 71 शांति अभियानों में से 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं टोटल। उसके बाद 1950 में भारत को परिषद में पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। कब, 1950 में। और जनवरी 2007 में भारत में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने के लिए पहली बार आपका महिला पुलिस भेजी थी। कब, 2007 में भारत ने, कहाँ, ये लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएन आपका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हो गया था आपका यहाँ पर 1945 से। भारत वहाँ का सदस्य है। टोटल कितने देश है साथियों, टोटल आपका 193 देश है यूएन में। और संयुक्त राष्ट्र का मिशन यहाँ पर और कार्य के संस्थापक चार्टर है, इसका उल्लेख चलिए। दक्षिण सुदान संयुक्त राष्ट्र का सबसे नया सदस्य यानी कि 193 देश। अगर पूछा जाए कि कौन से लास्ट का सदस्य, तो ये दक्षिण सुडान हो जाएगा आपका सही उत्तर। और संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है साथियों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, तो ये आपको बताना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन रहे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, तो रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएगा सही उत्तर, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से एक रहे थे। कौन, ये रामप्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित एक क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल और क्या जोगेश चंद्र चटर्जी
इसके प्रमुख क्या थे, सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में क्या बोला जा रहा है कि भारत में शासन के स्वरूप के वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संघीय यानी कि गणतंत्र या संघीय। आइए देख लेते हैं हम लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का संघ को संघ का बारे में जिक्र नहीं किया गया है। कहाँ पर, ये प्रस्तावना में संघ के बारे में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि समाजवादी का भी जिक्र किया गया है प्रस्तावना में, पंथनिरपेक्ष का भी, और गणतंत्र के बारे में भी आपका जिक्र है। कहाँ, ये आपका प्रस्तावना में। यहाँ पर समाजवादी को कब जोड़ा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था। और उसके बाद यहाँ पर पंथ निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भी जोड़ा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इसीलिए संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है, ये भी आपने देख लिया। आइए अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर संप्रभु का मतलब यहाँ पर अर्थ भारत में अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं करता है। देश के विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने के लिए शक्ति जो कि कुछ सीमाओं के अधीन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लोकतंत्र के बारे में भी यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे भी दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या साथियों, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है। तो मसौदा समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, तो ये हो जाएगा हमारा कौन नहीं थे, तो ये हो जाएगा हमारा सरदार पटेल। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सरदार पटेल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। कौन, ये सरदार पटेल। आइए तो मसौदा समिति को कुछ ऐसे लोगों में से समूह में से परिभाषित किया जाता है जो संविधान का मसौदा तैयार करने या उसे बनाने के लिए एक साथ बैठते थे। तो यहाँ पर जो है मसौदा समिति में आपका सैयद महमूद साबुदुल्ला, माधवराव और कृष्णामाचारी, ये जो है आपका मसौदा समिति में क्या थे, ये सदस्य रह चुके हैं। किसको छोड़कर, ये सरदार पटेल को छोड़कर। आइए अब आगे कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं साथियों। जैसे मसौदा समिति के सदस्य मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन यहाँ पर, जैसे कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद गोपाल स्वामी, उसके बाद BR अम्बेडकर थे, KM मुंशी थे, और मोहम्मद साबुदुल्ला, माधवराव, उन्हें BL मित्तल का भी स्थान मिला, जिन्होंने आपका क्या खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कौन है, खेतान। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो है मसौदा समिति में टोटल 7 सदस्य का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इन्होंने अपने मसौदा समिति में पार्टिसिपेट किया था। संविधान सभा ने यहाँ पर BR अम्बेडकर को क्या किया था, यह अध्यक्ष एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। संविधान बनाने में कितने समय लगे हैं, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं संविधान को तैयार करने में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सरदार पटेल मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ये बोला जा रहा है। उन्हें प्रांतीय समिति का नेतृत्व क्या था, उन्होंने जो है प्रांतीय समिति का नेतृत्व किसने किया था, अगर पूछा जाएगा तो ये सरदार पटेल ने प्रांतीय समिति का क्या किया था, नेतृत्व क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब आगे देख लेते हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि संघ समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। और विषय निर्वाचन समिति के सदस्य कौन थे अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार, इतने सारे जो है आपका सरदार पटेल जी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में आपका घासी घाट पासी घाट से जोड़ता है। तो आसाम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ने वाला जो पुल है ये बोगीबील पुल हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है ये पुल। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। सही उत्तर हो गया। अब बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। ये भारत का सबसे लंबा 5वां पुल है। जो बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद ये एक रेल सह सड़क प्रकार का पुल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोगीबील भारत का सबसे लंबा रेल सड़क सह पुल है, ये आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। बोगीबील अगर पूछा जाए कि पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह पुल, यानी कि रेल और उसके साथ साथ आपका सड़क भी, यह एशिया का दूसरे सबसे लंबा रेल सहायक क्या है, रेल सहायक सड़क पुल है। और बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर ये क्या है, बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका लंबाई पूछा जाएगा तो 4.94 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ये पुल कब तैयार हुआ था, तो ये पुल आपका 2018 पर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। आइए अब अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर, जिससे पंबनपुर भारत का पहला समुद्री पुल ये पंबन पुल है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और नैनी ब्रिज जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ये क्या, नैनी ब्रिज। और कोरोनेशनल ब्रिज जो है पश्चिम बंगाल के तीस्ता नदी पर स्थित है, कोरोनेशन ब्रिज। और ये दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले को जोड़ता है। किसको, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले को जोड़ता है आपका कोरोनेशन ब्रिज। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा। तो सबसे कम उम्र के राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा आपका सही उत्तर, तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जिसे आपका सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा यह सम्मानित 1991 से ही आपका शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। और स्पोर्ट्स शूटर, यानी कि स्पोर्ट्स शूटर जो अभिनव बिंद्रा है, इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में दिया गया है। अंतिम बार 2019 में सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2019 में दीपा मालिक और बजरंग पुनिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अभिनव बिंद्रा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं अभिनव बिंद्रा को जिन्होंने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला आपका प्रथम भारतीय थे, एकमात्र। और ये किससे संबंधित है, तो ये निशानेबाज से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें आपका 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गीत शेट्टी जो है बिलियर्ड के एक पेशेवर खिलाड़ी है। 1992 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे आपका जो है कौन सा तस्वीर है, ये आपको बताना है। जो हम लोग का अब नया नोट आया है उसमें आपका 20 रुपया का जो नोट है उसके पीछे में कौन सा आपका चित्र है, ये आपको बताना है।
तो रानी की बाव आपका नहीं हो जाएगा, ये 100 रुपया में होता है। और लाल किला किस में होता है ये आपका बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एलोरा का गुफा। यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, अब एलोरा का गुफा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 20 रुपये के नोट के पीछे जो है आपका चित्र दर्शाया गया रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक नए नोट के आधार पर रंग क्या है आपका, हरा पीला है। चलिए, अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है रुपया और उसके पीछे में जो चित्र यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे कि 10 रुपया का पीछे में क्या है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया के पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एलोरा का गुफा है। और 50 रुपया के पीछे रथ के साथ आपका हम्पी, यानी कि 50 रथ हम्पी कर्नाटक। उसके बाद रानी की बाव, ये 100 रुपया में। और 200 रुपया में सांची का स्तूप। 500 रुपया में क्या है, झंडे के साथ आपका लाल किला है। 2000 में मंगलयान है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, इससे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। 100 में क्या है, तो 100 में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 में क्या है, तो 20 में एलोरा का गुफा। 50 में रथ हो जाएगा, 50 रथ हम्पी। 100 में रानी की बाव। 200 में सांची का स्तूप। और 500 में भारतीय झंडे के साथ लाल किला 500 में है। और 2000 में मंगलयान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित साथियों, तो स्वर्ण क्रांति हमारा हो जाएगा आपका बागवानी और शहद से संबंधित है ये स्वर्ण क्रांति। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी और शहद से संबंधित है। और 1901 में शुरू हुआ है, 2003 तक चला था स्वर्ण क्रांति। और स्वर्ण क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो स्वर्ण क्रांति के जनक के नीफर्खतुतुज को जाना जाता है स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में। गोल्डन फाइबर यहाँ पर जूट को कहा जाता है, किसको, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे भूरी क्रांति चमड़ा और कोको, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक से, गुलाबी प्याजी और झींगा से, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू से, और रजत फाइबर कपास से संबंधित है। तो ये रजत फाइबर जो है आपका कपास से संबंधित है। और रजत क्रांति आपका अंडा से संबंधित है साथियों। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति आपका डेयरी यानी कि दूध से संबंधित है। और पीली क्रांति तेल से, नीली क्रांति मत्स्य, और काली क्रांति आपका पेट्रोलियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग का क्रांति है, इससे आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि त्वेसा मालिक, यानी कि त्वेसा मालिक भारतीय खिलाड़ी है, कौन से खिलाड़ी है, तो त्वेसा मालिक हमारा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका। त्वेसा मालिक कौन से खेल से संबंधित है, त्वेसा मालिक हमारा हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित है ये त्वेसा मालिक यहाँ पर त्वेसा मालिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। वो हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करती है और हीरो महिला गोल्फ टूर का चौथा चरण जीता है ये त्वेसा मालिक। चलिए अब आगे यहाँ पर कुछ खेल के नाम और उसके बाद आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि भाला फेंक कौन कौन है, ये नीरज चोपड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। और अन्नू रानी भी आपका भाला फेंक से संबंधित है। और भारोत्तोलन से कौन संबंधित है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। और संजीता चानू ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है। जिम्नास्टिक्स से अगर पूछा जाएगा तो जिम्नास्टिक्स से हमारा हो जाएगा आपका दीपा मालिक, जिम्नास्टिक्स से संबंधित प्लेयर हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। कपिल देव की आत्मकथा का नाम आपका क्या है, तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर आइए देख लेते हैं। तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा कपिल देव की आत्मकथा का नाम, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव द्वारा आपका 4 पुस्तकें लिखी गई, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बाय गॉड्स ड्रिकी, और क्रिकेट माई स्टाइल, क्या है, क्रिकेट माई स्टाइल। उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और वी द सिख,
वी द सिख 2019 को ये लॉन्च किया गया है। तो बाय गार्ड्स डिकी क्रिकेट माई स्टाइल, उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वी द सिख। और सचिन तेंदुलकर के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फ्लाइंग इट माई वे, पूर्व भारतीय क्रिकेट प्लेयर इसका आत्मकथा का नाम है। 2014 में से मुंबई में विमोचित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब विनोद कामली पर यहाँ पर देख सकते हैं कि विनोद कामली जो है द लास्ट हीरो, विनोद कामली का द लास्ट हीरो। और उसके बाद राहुल द्रविड़ का यहाँ पर, राहुल द्रविड़ का द क्या है, नाइट गाय हु फिनिश्ड फास्ट, द नाइट गाय हु फिनिश्ड फास्ट, ये राहुल द्रविड़ की जीवनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा रुपिंदर पाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, वो कौन से खेल से संबंधित है। तो रुपिंदर पाल सिंह जो है ये आपका किससे संबंधित है, आइए देख लेते हैं। तो ये आपका हॉकी से संबंधित, आपका रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से संबंधित ये प्लेयर है। यहाँ पर देख सकते हैं रुपिंदर पाल सिंह किससे, ये हॉकी से संबंधित है, जो कि आपका जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। और टोक्यो ओलंपिक यहाँ पर 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के क्या थे, ये हिस्सा थे। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग का क्या साथियों। आगे हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है दिवस यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 जनवरी आपका सेना दिवस, यानी कि फील्ड मार्शल KM करिप्पा ने आज ही के दिन आपका 1949 में अंग्रेज़ों से सेना की कमान ली थी। कौन, ये फील्ड मार्शल करिप्पा 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर आपका किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे आपको इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि पसंद आया तो एक लाइक करते हुए जाइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जो है इससे शेयर भी करा करिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।